हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है बच्चों? कैसे हो यार आप सभी लोग? फटाफट से आ जाइए यार, समय हो चला है शाम के, बज चुके हैं 5:15 और मैं हूं आपके सामने इस वक्त बिल्कुल लाइव। यस बच्चों, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों? कैसे हो यार आप सभी लोग? हाय बेटा निकिता, हाय बच्चे निकिता, गुड इवनिंग बेटा, कैसी है? कैसे हो? हाय बेटा रिया, हेलो हेलो सर, गुड इवनिंग बेटा रिया, प्रेजेंट शेव। और आ जाओ यार, आ जाओ फटाफट से, आ जाओ भैया, फटाफट से आ जाइए। चलिए तो शुरू करेंगे कहानी को बेटा जी। आज है हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये चैप्टर का नाम है। लेक्चर नंबर 5 हमारा चल रहा है। देखिए बेटा, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा जी, अभी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, चीज़ों को रिवाइज करते रहिएगा। शुरू करते हैं कहानी को। आज हम बात करने वाले हैं विभिन्न आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या? विभिन्न आवेश, अलग अलग रूप से आवेश वितरित होंगे और उनके कारण से अगर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाननी है तो मैं कैसे निकालूंगा। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या पिछली क्लास में मैंने आपको विद्युत क्षेत्र बता दिया था? विद्युत क्षेत्र देखिए, मैंने आपको यह बताया था, लिमिट Q टेंड्स टू 0 F सदिश बटे Q0। और अगर मैं बिंदु आवेश, मेरे पास एक स्रोत आवेश था प्लस Q, और यहां से R दूरी पर अगर एक बिंदु मान लूं मैं, बिंदु P, जहां पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो ये आया था KQ/R²। बिंदु आवेश के कारण से ये फॉर्मूला था। हाय बेटा मुस्कान, हेलो गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा बच्चों। हाय बेटा शिवांश, कैसे हो यार आप सभी बच्चे? डीएसए और मॉड्यूल नहीं मिल रहे बेटा? मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। शिवांश, साहिल, हाय बेटा, लव यू बच्चे, कैसे हो? है ना, बिल्कुल मिलने लग जाएंगे। मैं आज चेक करवा लेता हूँ क्यों नहीं मिल रहे, मैं चेक करवा लेता हूँ क्यों नहीं मिल रहे। डीएसए मिलना चाहिए, बिल्कुल आपका हक है। ठीक है, आज ही मैं चेक कर लेता हूँ इसको, डोंट वरी, यू डोंट वरी बच्चे, ठीक है। चलिए तो शुरू कर रहे हैं बेटा जी। हमने शुरू कर दिया था, मैंने बोला था कि भैया जी एक स्रोत आवेश है प्लस कैपिटल प्लस Q, और R दूरी पर अगर एक बिंदु P ले ले जहां पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो उसको मैं निकालूंगा KQ/R² से, और ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया था। हाँ या ना का एक बार बस मुझे जवाब दे दीजिए, कहानी यहाँ तक क्लियर है या नहीं? एक बार सभी बच्चे बता दीजिए। Q0 मैंने आपको बता ही दिया था, परीक्षण आवेश था। Q0 क्या था? परीक्षण आवेश था। सर मेरी तबीयत खराब है इसलिए क्लास नहीं ले पा रही हूँ। कोई बात नहीं बेटा मुस्कान, लेकिन कोशिश करिए जल्दी से जल्दी अपने आप को रिकवर करने की, है ना, सो दैट आप एक अच्छे हेल्दी होकर आएँ और एक अच्छी क्लास ले पाएँ। बोलते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। खैर चलिए आगे चलते हैं बेटा जी। अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कर ली थी, और उस पर फिर मैंने 1-2 सवाल भी करवाए थे। मैंने आपको बोला था कि एक वर्ग था, एक वर्ग है, याद करो, और मैंने बोला था कि वर्ग के 4 शीट्स हैं, और यहाँ पर मैंने कुछ आवेश रखा था, और यहाँ पर मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलवाई थी। वो क्वेश्चन इस तरीके का करवाया था। फिर मैंने आपको याद हो तो एक समबाहु त्रिभुज भी बोला था, और मैंने ये भी बोला था कि यार ये मान लीजिए ये केंद्रक है ना, केंद्रक जो है वो माध्यिका को, ये O है, ये 2:1 में विभक्त करती है। ये भुजा A है और इस पर शीट्स रखे थे मैंने, केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना बताया था। पिछली क्लास है, एक बार ये देख लेना। खैर मेरा आज का जो पॉइंट है वो ये है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुण। हेडिंग लगा लीजिए फटाफट से। देखिए लिखने का समय कम है, इसीलिए मैं लिख के लाया हूँ, क्योंकि बेटा जी मेरे पास समय सच में बहुत कम है। एक्चुअली में ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है। हाय बेटा, गुड इवनिंग बेटा पंकज, कैसे हो बेटा पंकज? विकास सैनी, बहुत दिनों के बाद आप आए हो, कारण जान सकता हूँ बेटा विकास? कारण जान सकता हूँ? हाय बेटा मोहन मिश्रा, सुरेश,
हाय बेटा मोहन, सुरेश, हर्ष, प्रियांशु, प्रियांशु, हर्ष, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है बच्चों? कैसे हो? चलिए, तो अब एक एक करके बात करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है यह सदिश राशि है, बिल्कुल है। इसकी दिशा धनात्मक आवेश द्वारा अनुभव किए गए बल की दिशा के समान होता है। कि एक धनात्मक आवेश है ना, वही परीक्षण आवेश। धनात्मक आवेश का मतलब बेसिकली हम यहाँ पर परीक्षण आवेश की बात करें। टेस्ट चार्ज, मैंने बोला था टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। हम जब टेस्ट चार्ज लेते हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, और वो पॉजिटिव चार्ज या जो टेस्ट चार्ज है, जो परीक्षण आवेश है, वो जो बल का अनुभव करेगा। बल है तो दिशा भी है और परिमाण भी है, क्योंकि बल एक सदिश राशि है। तो जो बल की जो दिशा होगी ना, वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अब इसको ऐसे समझे कि अगर मेरा धनावेश है, अगर स्रोत आवेश एक ऐसा आवेश जिसके कारण से मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि एक स्रोत आवेश अगर धनावेश है, एक स्रोत आवेश धनावेश है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर की ओर होगी। अगर एक स्रोत आवेश ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी ओर होगी। ये बात मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो दिशा है वो सदैव इससे दूर होती है, जबकि ऋणात्मक आवेश के कारण सदैव इसकी ओर होती है। इसका एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है। इसका एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है, या हम वोल्ट प्रति मीटर भी बोल देते हैं, वोल्ट प्रति मीटर भी लिख देते हैं। खैर, इसका विमीय सूत्र आपको पता है, नहीं पता है आपको निकालना आता है। अगर धनात्मक आवेश पर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है तथा ऋणात्मक आवेश पर विपरीत दिशा में, ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझिए। मैं कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं? 5वें नंबर का। 5वें नंबर के पॉइंट का एक्सप्लेनेशन ये है कि मैंने बोला कि मेरे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है। मैंने बोला मेरे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है। अब देखिए चीजें थोड़ी बड़ी होती चली जाएंगी, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। मैंने बोला मेरे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है, और यहां पर मैंने प्लस क्यू आवेश रखा है। तो इस प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, जिसको मैंने नाम दिया है एफई। एफई का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी Q इंटू ई। अब चूंकि बल है, एक सदिश राशि है, तो बल की दिशा वो होगी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। अगर आवेश मेरा धनावेश है तो, अगर आवेश मेरा धनावेश है तो, यही अगर मैं ऋणावेश ले लूं, यही अगर मैं ऋणावेश ले लूं, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भले ये है, विद्युत क्षेत्र की दिशा भले ये है, लेकिन इस बार जो बल की दिशा होगी वो बेटा जी ये वाली हो जाएगी, यानी कि ये है आपका एफई, और एफई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस क्यूई। तो अगर एक आवेश को विद्युत क्षेत्र में रख दूं, एक आवेश को विद्युत क्षेत्र में रख देने पर उस पर एक बल लगेगा। अगर वो आवेश धनावेश है, याद रखिएगा सीधा सीधा, अगर वो आवेश धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, अगर ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। बोलो स्वाहा। कहानी यहां तक क्लियर? एक बार उठा दो। आज थोड़ा सा कवर करेंगे अपन, थोड़ा सा खींचेंगे मामले को। बताइए, समझ ही नहीं आ रहा है बेटा प्रियांशु, जल्दी बोलो। मुस्कान, रिया, शिव, पंकज, हर्ष, निकिता, शिवांशु, शिवांश, साहिल, विकास, बहुत सारे बच्चे हैं। चलिए अब एक और पॉइंट, 5वां हो गया, तो छठा पॉइंट का एक्सप्लेनेशन सुनते हैं। आइए, छठा बोलता है कि यह अध्यारोपण सिद्धांत की पालना करता है।
किसी बिंदु पर किसी आवेश निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृथक पृथक आवेशों के कारण क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। इसका मतलब क्या है ना? सिक्स्थ नंबर के पॉइंट का एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए फटाफट से। मैंने बोला ऐसे समझ है ना, ऐसे समझ, या नहीं ये सब हटा दे। मैंने ऐसे समझ कि यहाँ पर Q1 आवेश है ना, ऐसे समझ यहाँ पर एक Q1 आवेश है और ये दूरी एक ऐसी दूरी है, ये बिंदु P है, तो ये Q1 आवेश से ये R1 दूरी पर है। Q2 आवेश है, उस Q2 आवेश से R2 दूरी पर है। Q3 आवेश है, Q3 आवेश से R3 दूरी पर है। ऐसे चलते मेरे पास Qn आवेश है और Qn आवेश से ये दूरी Rn दूरी है। तो उन्होंने बोला है कि अध्यारोपण का सिद्धांत बेसिकली ये बोल रहा है कि एक के कारण से निकाल लो और सबका जोड़ दो। तो इसके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सपोज E1 है, इसके कारण से E2 है, इसके कारण से E3 है, इसके कारण से En है। तो EP जो होगा, EP मतलब बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो होगी पहले आवेश के कारण से, दूसरे आवेश के कारण से, तीसरे आवेश के कारण से, डैश 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 nवें आवेश के कारण से, और इनका सदिश योग होगा क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। यहां तक मामला क्लियर है? हाँ और ना का जवाब देते जाइए। मजा आ रहा है क्या? क्या कहती है यार अपनी जनता? क्या कहती है यार अपनी जनता? क्लियर है? ये नोट कर लोगे? आज नहीं लिखने दूंगा, आज टेंशन मत लो, अपने बाद में नोट करिएगा। क्लियर है? अगली हेडिंग लगाएंगे, है ना? अगली हेडिंग लगाएंगे, विभिन्न आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे? विभिन्न आवेश वितरण, मेरे पास बहुत सारे। अब हम बात करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन भी आएगा, समाकलन भी आएगा, लैम्डा आएगा, सिग्मा आएगा, रो आएगा, रेखीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में बातें करेंगे। कभी सुना है इनके नाम? थोड़े थोड़े समाकलन आना शुरू हो जाएंगे अब फिजिक्स में। ध्यान रख लेना आपको। देखिए जितने भी सवाल या जितना कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया ये सब अभी बिंदु आवेशों के कारण है। अर्थात अगर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहता हूं तो मैं बिंदु आवेश के कारण से पता है मुझे KQ/R², परंतु आपको ऐसा बोल दिया कि R त्रिज्या की एक वलय है, वलय रिंग है, और उस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, अर्थात उसका लैम्डा जो है वो दे रखा है और लैम्डा नियत है। इसका मतलब रेखीय आवेश घनत्व जो है वो नियत है। अगर मुझे इसके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, किसी बिंदु पर अक्ष पर ज्ञात करनी है, सपोज केंद्र से R दूरी पर या X दूरी पर, तो इनके डेरिवेशंस होते हैं, इनके कॉन्सेप्ट होते हैं, इनके क्वेश्चंस होते हैं। तो हम इन्हीं सब चीज़ों पर अब बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला हम विविक्त के कारण से पढ़ रहे हैं। विविक्त मतलब होता है कि अलग अलग आवेश है ना, बिंदु आवेश दे रखे। देखिए इंग्लिश में लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, जिसमें हमने सबसे पहला पढ़ना है आवेशों के विविक्त वितरण द्वारा। आवेशों के विविक्त का मतलब आपको समझो, ऐसे समझो कि मेरे पास एक आवेश है प्रॉपर तरीके से Q1, मेरे पास एक और आवेश है Q2, मेरे पास एक और आवेश है Q3, मेरे पास एक और आवेश है Q4, और यहाँ पर जो आवेश है वो है QI, आई वा आवेश है, आई, अरे तीसरा आवेश, चौथा आवेश, पांचवा आवेश, 1000वां आवेश, ऐसे ही आई वा आवेश लिखा है यहाँ पर। अध्यारोपण सिद्धांत द्वारा
आई वे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए सदिश रूप में लिखा है ई आई, आई वे आवेश के कारण से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे समझो, आई मतलब आई वे आवेश के कारण से, P मतलब बिंदु P पर, E मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सदिश है तो सदिश रूप में है, तो ये हो जाएगा K Q बाई आर आई का क्यूब इंटू आर आई सदिश। अब आप बोलोगे सर ये तो आर स्क्वायर होता है, हाँ होता है अगर मैं सिर्फ परिमाण लिखूँ तो, लेकिन यहाँ पर सदिश है ना, सदिश है तो परिमाण भी और दिशा भी है, परिमाण से एक परिमाण कट जाएगा, अगेन वही आर स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, के क्यू बाय आर आई का स्क्वायर, और आई एकांक सदिश है, एकांक सदिश है, क्लियर है कहानी। लेकिन ये तो पूरे वितरण के कारण, अब मेरे पास बहुत सारे आवेश हैं, तो बहुत सारे आवेश हैं तो हम देखिए विविक्त होता है ना, विविक्त रूप से दो तरह के जोड़ने के चिन्ह होते हैं, आपको बेसिक सिखाना पड़ता है, दो तरीके से जोड़ना होता है, एक तो समेशन द्वारा और एक समाकलन द्वारा, इंटीग्रेशन। इसको जोड़ते जब फलन मेरा सतत होता है, फलन मेरा सतत होता है ना, जैसे मैंने बोला कि 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम, बता टोटल कितने हो गए, 3 और 2 5 और 1 6, पर मैंने बोला कि एक क्षण है ना, और इसका द्रव्यमान मुझे निकालना, तो तू कैसे करता था कि सर स्मॉल x पर जाकर एक छोटा सा अल्पांश ले लो dx मोटाई का, इस dx मोटाई का छोटा सा द्रव्यमान dm लेते थे, फिर उस dm को बड़ा करते थे, और dm बड़ा हो के पूरे का द्रव्यमान कैपिटल M निकाल कर दे देता था। तो बेसिकली आप समझे क्या, अभी मुझे विविक्त है, जब विविक्त होगा सेपरेट तब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, इस वाले समेशन का, और जब सतत होगा तब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। यहां तक की कहानी कितने बच्चों को क्लियर है? बेटा समझ में आना बहुत जरूरी है, समझ में आना बहुत जरूरी है। तो देखिए ऐसे करो, ईपी मतलब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सब के कारण से, तो EI समेशन I की वैल्यू 1 से लेके I की वैल्यू N तक, अब कुछ भी हो सकती है, इसको जोड़ते जाइए सदिश रूप करते जाइए। कहानी यहाँ तक क्लियर है? हाँ और ना, बोलो। हाँ या ना, क्लियर है? मज़ा नहीं आ रहा यार। तुम लोग यार सुस्त हो यार, एक भी बच्चे का उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता। लेकिन हमारा पर्पज़ ये नहीं है, हमें ये निकालने के लिए, हाँ इस पर भी सवाल आ जाते हैं, लेकिन मेरा पर्पज़, मेरा गोल ये नहीं है मेरे बच्चे, ये तो तुम कर लोगे। अब देखिए सिमिलर टाइप के सवाल हैं, आप जैसे बल के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर करके निकालते थे ना, कुलाम का नियम में हमने सीखा था, तो वहाँ पर जो चीज़ें लगाते थे, सदिश योग नियम ही तो लगाते थे, और फॉर्मूला लिखते थे, बिंदु आवेश के कारण था तो सबको जोड़ देते थे, F1 सदिश प्लस F2 सदिश प्लस है, अध्यारोपण ही तो है बेसिकली। यहाँ पर भी आप अध्यारोपण का सिद्धांत दिला, E1 सदिश प्लस E2 सदिश प्लस E3 सदिश, यानी कि पहले आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरे आवेश के कारण से तीव्रता, तीसरे आवेश के कारण से तीव्रता, ऐसे सदिश योग करते जाइए सबका, और आंसर आप पा जाएंगे। लेकिन अगर आपके सामने विविक्त नहीं आकर सतत आ जाए, आवेश का सतत वितरण, यह है दूसरा। पहला कौन सा था? पहला ये वाला था, आवेश का सतत वितरण, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। पहले इतना लिख लो, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली में मामला क्या है। ये तीन चीज़ें जो हैं बहुत शॉर्ट में लाया हूं बेटा जी, क्योंकि इस पे सवाल करेंगे फिर हमसे। यहाँ तक क्लियर है क्या? पहले तो ये बताओ।
देखिए बेटा, मैंने बोला मेरे पास कोई रैंडम वस्तु है, उसके ऊपर पूरा चार्ज होगा, कुछ भी होगा, है ना, कोई भी रैंडम सी वस्तु है। मैंने क्या किया, छोटा सा dq आवेश ले लिया, क्योंकि पूरे के कारण से तो नहीं निकाल सकता ना डी। तुम बोलोगे कि सर मैंने बोला बेटा इसके ऊपर मान लीजिए q आवेश है, और यहाँ पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो आप kq/r² नहीं कर सकते हो। ये गलत है, क्योंकि ये बिंदु आवेश नहीं ना है, ये आवेश तो फैला हुआ है, आवेश तो फैला हुआ है। तो आपको फिर बिंदु आवेश पर जाना पड़ेगा, और बिंदु आवेश पर जाने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा अल्पांश, छोटे छोटे से अल्पांश मानिए, क्योंकि वो छोटा सा अल्पांश में छोटा सा आवेश है, और वही छोटा सा आवेश मेरा बिंदु आवेश की तरह काम करेगा, और मैं सारे फॉर्मूले लगा सकता हूँ। बाद में उसको समाकलन कर लेना। पर्पस और नस पकड़िए चीजों की, आपको समझ आएगा मैं क्या बात करने जा रहा हूं। क्लियर है? तो अब उसके कारण से हमने छोटा सा अल्पांश मानना, तो छोटे अल्पांश को बिंदु मानते हुए, बिंदु आवेश मानते हुए, अगर मुझे ई चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो 1/4πε0 k है, ये तो पूरा k बाहर आ गया, kq/r²। अब q की जगह dq रखूंगा, dq बटे, अब सदिश रूप में लिखा है तो r³ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? r³, और यहाँ r सदिश है, dq है। बस अब इस dq को बड़ा कर लो, आंसर आ जाएगा। अब समझो इसको, अब देखो, अब ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास रेखीय आवेश वितरण, ऐसे समझ, ऐसे समझ, रेखीय या रेखिक, दोनों में से कुछ भी आ जाए, रेखिक आवेश, रेखिक आवेश वितरण के कारण, रेखिक आवेश वितरण के कारण, तो बेटा जी सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, रेखीय आवेश घनत्व जो होता है ना, वो लैम्डा होता है। रेखीय आवेश घनत्व जो है वो आपको दे देंगे लैम्डा। तो आज के बाद कभी भी अगर लैम्डा शब्द सुनाई दे, अब ये लैम्डा नियत भी हो सकता है और ये लैम्डा चेंज भी हो सकता है। लैम्डा को दूरी का फलन दे देंगे, यहीं से सवाल तेरे टफ होना शुरू हो जाएंगे, समाकलन चालू हो जाएंगे। लैम्डा को दूरी का फलन दे देंगे और बोलेंगे सवाल कर दे। बच्चा डरता है गुरुजी समाकलन तो हमसे नहीं होगा। अरे हमसे नहीं होगा तो किससे होगा समाकलन? ठीक है, तो ऐसे मान के चलिए रेखीय आवेश घनत्व तो हमको लैम्डा दे रखा है। ऐसे मान के चलिए, मान लीजिए ये एक छड़ है, एक छड़ है, इस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। इसकी लंबाई मुझे दे रखी है l, इस छड़ की लंबाई दे रखी है l और इस पर आवेश है q। तो q बटे l, आवेश प्रति एकांक लंबाई को मैंने नाम दिया है लैम्डा। आवेश प्रति आवेश, सुन ले, बस सुन लो। अगर ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया ना तो फिर बड़बड़ाते रहना क्या मास्टर चैप्टर खत्म हो गया, समझ नहीं आया कुछ भी। एक छड़ है, मान लीजिए एक लंबाई है, उस लंबाई में मैंने एक अब क्या ये बिंदु आवेश है? अगर मैं इस आवेश के कारण से, इस छड़ के कारण से मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछूं, तो क्या तू ये लगा सकता है kq/r²? अगर मान लीजिए मैं यहां पूछता हूं r दूरी पर, नहीं लगा सकता। कारण, क्योंकि ये बिंदु आवेश नहीं ना है, ये बिंदु आवेश नहीं ना है। तो मुझे अल्पांश लेने पड़ते हैं। क्या लेने पड़ते हैं? अल्पांश लेने पड़ते हैं, गणित लेनी पड़ती है, वो मैं सिखा दूंगा गणित क्या है। तो उन्होंने ऐसे इसको डिफाइन किया है कि एक समान रूप से अगर आवेश वितरित है, एक समान रूप से होना चाहिए, है ना। हमारे सिलेबस में 99% जो सवाल आएंगे वो एक समान रूप से वितरित आएंगे। वो अलग बात है कि कभी असमान दे दे, पहली बात तो देना नहीं चाहिए उनको, पर दे दे तो कोई भरोसा नहीं है। हालांकि ना के बराबर चांस है। एक समान रूप से आवेश वितरित है, एक समान रूप से, यानी कि अगर ये 10 मीटर की लंबाई है, मान लेते हैं ये 10 मीटर की लंबाई है और 10 मीटर में 100 आवेश हैं, ऐसे 100 आवेश हैं, तो हर एक मीटर में 10 आवेश होंगे, ये पक्की बात है। हर एक मीटर में 10 आवेश होंगे, हर 10 सेंटीमीटर में एक आवेश होगा। इसको बोलते हैं समान रूप से आवेश को वितरित किया गया है। आप समझे क्या मेरा पर्पस? मैंने बोला कि ये 10 मीटर लंबी छड़ है,
इस पर आवेश हैं 100, तो 1 मीटर में 10 आए, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर में 10 हैं, तो 10 सेंटीमीटर में 1 है, यानी कि हर 10 सेंटीमीटर में 1 आवेश मिलेगा, अगले 10 सेंटीमीटर में 1 आवेश, अगले 10 सेंटीमीटर में 1 आवेश। तो क्या बोलेगा, अरे ये तो एक समान रूप से वितरित हैं, एक समान रूप से इनको डाला गया है, हाँ या ना? जल्दी। तो उसके लिए हमने बोला कि आवेश प्रति एकांक लंबाई, आवेश प्रति एकांक लंबाई, इसको हमने नाम दे दिया, बोल लैम्डा। अच्छा, एक उदाहरण ले ले। मैंने बोला मेरे पास एक रिंग है। अब रिंग का नाम सुनकर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में दिए जलने लगे हैं, गुरुजी ये तो सगाई वाली रिंग तो नहीं है, नालायक, तेरी सगाई होगी तब ना, अनपढ़ों से कौन शादी करेगा बे, पढ़ेगा तो ना शादी होगी, तभी ना शादी की रिंग आएगी, तो ये रिंग पड़ेगा तभी वो रिंग आएगी। सुन, मैंने बोला कि मेरे पास एक समान रूप से वितरित एक रिंग है, समझो ध्यान से, इसका रेखीय आवेश घनत्व दे रखा है लैम्डा और इसकी त्रिज्या है r। मैंने बोला इस रिंग पर कुल आवेश बताओ, इस पर कुल आवेश बताओ। तूने बोला माना कुल आवेश q है, तो q कैसे निकालूंगा, q बराबर क्या है, लैम्डा इंटू एल। लैम्डा तो दे रखा है परंतु एल नहीं पता, एल क्या है, इसकी परिधि, और परिधि क्या होती है, 2 पाई r। इस पूरी लंबाई में एक समान रूप से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, एक समान रूप से आवेश वितरित किया गया है। तो पूरी लंबाई नालायकों समझो, ये एरिया से नहीं होगा, ये लंबाई से होगा, क्योंकि छल्ला है, एक समान रूप से आवेश इस पर वितरित है। तो मेरे को एकांक लंबाई का आवेश दे रखा है, लैम्डा है क्या, लैम्डा है प्रति एकांक लंबाई में आवेश, प्रति एकांक लंबाई में आवेश, एंड दैट इज योर लैम्डा, जिसको हम बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय रूप से आवेश वितरित है, तो कुल कितना आवेश है, प्रति एकांक लंबाई का पता है इंटू कुल लंबाई, प्रति एकांक लंबाई का पता है इंटू कुल लंबाई 2 पाई r, आंसर कैपिटल Q। हाँ या ना? मैं बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, खत्म हो जाओगे। एक बार उठा के दोनों हाथ और बोलते हैं कितने बच्चों को मजा आ गया। हाय बेटा समीर, उठा के दोनों हाथ, और कितने बच्चे बोलते हैं कि गुरुजी मौज कर दी आज तो आपने। हाँ भाई, क्लियर है? तो रेखीय आवेश वितरण समझ में आ गया। अब अगर ये वाला याद रख पाओ तो रख लेना, नहीं जो याद रखने की जरूरत नहीं है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, मैं फिर बता देता हूँ, है ना? तो ये याद रख पाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इसमें ऐसी कोई आफत भी नहीं आ रही, ठीक है? अब हम बात करेंगे, तो ये लैम्डा क्या है, एकांक लंबाई पर आवेश। इसी तरीके से पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं, और इसी तरीके से हम आयतन आवेश घनत्व बोलते हैं। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व या क्षेत्रफल पर आवेश, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश, इसको हम सिग्मा से दिखाते हैं। क्या है ये, सिग्मा। क्या है ये, सिग्मा। और ये क्या है, ये रो है, रो। अब देखो दूसरा लिखेंगे, रेखीय आवेश घनत्व हो गया। अब लिखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको दिखाते हैं सिग्मा। मैंने बोला ऐसे समझ, एक समान रूप से आवेश है, एक समान रूप से आवेश वितरित है, इस पर आवेश, इसका आवेश घनत्व है सिग्मा, और यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु है, बिंदु P, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बात बता, विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता P ज्ञात करनी है तो क्या पूरे के कारण से लिख देगा? इसका एरिया मान लेते हैं A है, इसका एरिया मान लेते हैं A है। कोई बात नहीं भाई, सर जी मौज कर दी। सुनिए, तो हम क्या करेंगे, अल्पांश लेके और फिर ऐसे करते हैं, है ना, अल्पांश ले लेंगे। लेकिन बेटा जी, हाँ इसका एरिया ए दे रखा है, तो हम कैसे करते? देखिए ध्यान से सुनना, अगर मुझे सिग्मा लिखना होगा ना, तो इस पर जो आवेश होगा, मान लेते इस पर आवेश है Q, तो Q बटे A, खत्म हो गई। तो Q लिखना होगा तो सिग्मा इंटू A। इसकी सिर्फ सवालों की प्रैक्टिस है, अगर आप सवालों की प्रैक्टिस करोगे तो नथिंग मोर देन दैट, इसमें बहुत कुछ टफ है ही नहीं। ऐसे समझ, उदाहरण के तौर पर मेरे पास एक खोखला आवेश, खोखली है, खोखला गोला बोल देंगे या गोलीय कोश बोल देंगे, सुन ले, खोखला गोला बोल देंगे या गोलीय कोश बोल देंगे। अब ये अगर तुमको वृत्त दिख रहा है ना, अगर ये तुमको छल्ला दिख रहा है ना, आंखें फोड़ लेना अपनी तेजाब डाल के, नालायक ये छल्ला नहीं है। यहाँ लिख दिया है गोला, तो ये गोला है, गोले की तरह इसको इमेजिन करो, गोले की तरह इसको। कितने बच्चों को ये वृत्त दिख रहा है? ईमानदारी से बताना कितने बच्चों को ये वृत्त दिख रहा है? वहीं मारूंगा आगे तुम लोगों को। त्रिज्या है R, और मैंने बोला कि इस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। फुटबॉल जैसा, फुटबॉल देखिए क्या तुमने, फुटबॉल है ना, लिख देता हूँ ताकि तुमको इमेजिन हो जाए जब बाद में नोट्स पढ़ोगे तो। फुटबॉल जैसा, ऐसे मान लीजिए फुटबॉल जैसा, और उस पर एक समान रूप से ना, ऐसे पूरी फुटबॉल कैसी है, उस पूरी सतह पर है ना, हर तरफ एक आवेश एक समान रूप से वितरित है। और पृष्ठीय आवेश घनत्व दे रखा है मेरा सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व दे रखा है सिग्मा, मुझे क्यों बताना है। अब तुम बोलोगे सर सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है Q बाई A, तो Q निकालना है, सिग्मा इंटू A। सिग्मा क्या है? सिग्मा तो दे रखा है सर, एकांक आवेश, मतलब आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश इंटू कुल क्षेत्रफल। अब उसका कुल क्षेत्रफल कितना होता है सर? 4 पाई R स्क्वायर। आंसर बोलो सारा रा। फील नहीं है। फील वाले बच्चे, निकिता बेटा समझ में आया? फील वाले बच्चे एक बार फटाफट हाथ खड़े कर दो, जो फील में है, जो फिजिक्स को फील कर रहे हैं इस वक्त, जो फिजिक्स को फील कर रहे हैं एक बार। अब ये है ना, ये आपको कभी कभी परिवर्ती दे देते हैं, ये तो बहुत आसान था क्योंकि ये नियत था, इसी को परिवर्ती दे देते हैं। अब निकालते बैठ। क्लियर है? तो दूसरा समझ में आ गया। तीसरा है आयतनीय आवेश घनत्व। तीसरा आयतनीय आवेश घनत्व। आयतनीय आवेश घनत्व ये अचालक है, कुचालक या अचालक, अचालक या कुचालक गोला है ना, अचालक या कुचालक गोला है या R त्रिज्या है। इस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, एक समान रूप से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका रो दे रखा है। रो क्या है? प्रति एकांक आयतन में आवेश। रो क्या है? आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, इसको बोलते हैं प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन में आवेश, प्रति एकांक आयतन में आवेश। तो हम किससे लिखेंगे? आवेश प्रति एकांक आयतन, दैट इज योर वॉल्यूम। तो कभी Q लिखना होगा तो रो इंटू V क्या है? V और वॉल्यूम। अब अगर मैं टोटल लिख रहा हूँ, उदाहरण नहीं समझा रहा हूँ, सीधा लिख लो। अगर मुझे कुल टोटल लिखना होगा तो रो दे देंगे मेरे को, और V गोले का आयतन नहीं पता। अरे नालायको, तुम ऐसा करो 10वीं क्लास फिर से करके आओ यार, मेरे पास मत आया करो तुम।
गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, कुल आवेश ऐसे निकलते हैं। इनको इसी तरीके से डिफाइन किया गया है। अब ये तो मैंने सीधा सीधा समझा दिया, लेकिन ये परिवर्ती हो सकते हैं, ये परिवर्ती हो सकता है। आर का फलन दे देंगे, परिवर्ती हो सकते हैं, परिवर्ती हो सकते हैं। आपको दे देंगे कि जो रो है वो इज अ फंक्शन ऑफ आर है, और बोल देंगे ये के आर स्क्वायर के बराबर है। अब करता रहे, यानी कि ये नियत नहीं रहा। के तो कांस्टेंट है, इसे बोल देंगे के इज सम पॉजिटिव कांस्टेंट। देखिए सवाल कैसे बनते हैं, मैं सवाल करवा रहा हूँ आपको, सवालों के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, सवालों के लिए तैयार कर रहा हूँ। के बोल देंगे कि आपको कांस्टेंट है, सम पॉजिटिव कांस्टेंट के। तो अब आर के साथ जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन आएगा। रो बदल रहा है, फिर हमें निकालना पड़ता है समाकलन। क्लियर है? तो अगर लिखिए, है ना, ये तो क्लियर है, यहां तक क्लियर है। लिखिए लैम्डा, सिग्मा और रो ये परिवर्ती फलन के रूप में हमसे पूछ सकते हैं, तब हमें समाकलन करना पड़ेगा। बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। यहाँ तक कितने बच्चों को क्लियर हुआ? एक बार उठा के दोनों हाथ और बोलो क्या मास्टर। हाँ भाई, बोलो भाई। पहले बताओ यहाँ तक मामला क्लियर है? क्लियर है? अब आएगा मजा। हो गया? अब हेडिंग लगाओ बढ़िया सी, प्यारी सी हेडिंग। यार ये जो है ना हेडिंग, इसी पे सवाल बनते हैं। मतलब मैं सवालों पे आऊँगा, पहले थोड़ी सी थ्योरी ज़रूर कर लो यार, क्योंकि इसकी थ्योरी बड़ी अजीब सी थ्योरी है पूरे चैप्टर की। काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये ना, एक बोझ है, बोझ। सच बता रहा हूँ मैं मेरे कंधों पर, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाए बस, एक बार स्थिर वैद्युतिकी वाला चैप्टर ख़त्म हो जाए, फिर थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है क्लास 12 के लिए। पहले बताओ यहाँ तक मामला क्लियर है क्या? थक गए क्या? ब्रेक चाहिए क्या? एक काम करो, एक समरूप आवेशित वलय के कारण से, अब देखिए एक समरूप आवेशित वलय के कारण से, इसमें ए पॉइंट करके लिखेंगे पहले, इसके केंद्र पर, और हम निकाल क्या रहे हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके केंद्र पर। अब एक समरूप आवेशित वलय, ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला कि मेरे पास एक समान रूप से आवेशित वलय है, ध्यान से सुनना। अच्छा, इस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। इस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, और मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या जो है वो आर है। ध्यान से सुनिएगा कहानी को, है ना, आर है। अब मुझे यहाँ केंद्र है, ये केंद्र है, मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब देखो कैसे, इसका डेरिवेशन होता है, पर मैं बता देता हूँ। जो केंद्र है ना,
केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 आती है। ये याद रखने पड़ेंगे, बहुत शॉर्ट में चलना है हमें। कारण है, देखो बेटा, इसको ऐसे डिफाइन किया गया है कि मैं अब पूरे के कारण से निकालना है ना, तो इसको आधा आधा तोड़ दे। तो ऐसे मान कि अगर मैं छोटा सा अल्पांश इधर ले लूं, ये छोटा सा अल्पांश ले लूं, इस छोटे से अल्पांश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर आती डीई, और इस छोटे से अल्पांश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर आती डीई। यार ये एक दूसरे को काट मार देंगे, तो ऐसा बोला है कि जो नेट है ना वो 0 आएगा। अब ये तो छोटे से अल्पांश की कहानी है, इसको बड़ा कर ले। अब तो जितना ऊपर के आधे वाले हिस्से के कारण से आएगा उतना नीचे वाले के हिस्से से आएगा। इसको ऐसे समझ, इसको ऐसे समझ कि ये इसके कारण से प्लस 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 प्लस, इसके कारण से नेट इधर है, और ये भी प्लस 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 प्लस, इसके कारण से भी ई इधर है। तो ऐसे मान के चल कि नेट जो है ना एक दूसरे को काट मार देंगे, 0 कर देंगे। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर एक समान रूप से एक समरूप आवेशित वलय, समरूप का मतलब समझ में आया, एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। केंद्र पर 0 है, हाँ और ना, परंतु हमसे ये पूछेंगे तब ना, हमसे ये पूछेंगे तब ना, है ना। यहां तक कितने बच्चों को समझ में आया? यहां से कितने बच्चों को समझ आया? मैं सब कुछ समझा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमसे पूछेंगे वलय के अक्ष पर स्थित बिंदु पर, मजा ही नहीं आ रहा तुम लोगों के। बी पॉइंट, वलय के अक्ष पर, वलय के अक्ष पर स्थित बिंदु पर, वलय के अक्ष पर स्थित, वलय के अक्ष पर स्थित बिंदु पर। ये वलय है, ऐसी वलय है, और ये वलय की अक्ष है, ये वलय की त्रिज्या है, यह है केंद्र O, यह है केंद्र O। यहाँ से यहाँ ये बिंदु है, बिंदु P, जहाँ पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह है x दूरी, यह है x दूरी, और एक समान रूप से आवेश, एक समान रूप से आवेश वितरित है। तो हम क्या करते थे, एक छोटा सा अल्पांश लेते थे, याद करो, फिर एक डायग्राम बनाते थे। मैं डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, पहले कह देता हूं।
ये आर दूरी है और ये आर दूरी कितनी हो जाएगी, √r² प्लस x²। इसके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ आती थी डी, छोटे से अल्पांश के कारण से। याद करो ये एंगल अगर थीटा लेते थे तो ये एंगल थीटा लेते थे। सिमिलरली एक छोटा सा अल्पांश dl लंबाई का जिसमें dq आवेश है यहाँ पर भी लेते थे, क्योंकि यार हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके कारण से VDE आती थी, ये एंगल भी थीटा है तो दिस इज एंगल थीटा। फिर तुम इसके घटक लेते थे, इधर DE cos थीटा, आधा डेरिवेशन कर दिया है मैंने, इधर भी DE cos थीटा और DE sin थीटा इधर आता था और इधर भी DE sin थीटा आता था। तुम बोलते थे सर साइन थीटा वाले कंपोनेंट कटते चले जाएंगे, कॉस थीटा वाले कंपोनेंट जुड़ते चले जाएंगे, हाँ या ना वाले बोलो। अब इसका समाकलन करेंगे। देखिए अब होगा क्या ना, इस पूरी वलय में ना डी कॉस थीटा के जो कंपोनेंट है, आप समझो चीजों को, डी कॉस थीटा, तो इस पूरे के कारण से जो नेट आएगा ना वो आएगा इसके इधर। अगर ये धनावेश है तो पूरे के कारण से इधर आएगा। अब तो इसको लिंक कर पाएगा, है ना। अब सुन, पूरे के कारण से इधर है, क्या कंपोनेंट कैंसिल होते जा रहे हैं, DE sin थीटा। तो अगर तुझे कुल चाहिए तो तुझे DE cos थीटा का समाकलन करना पड़ेगा जीरो से लेके डी रखेंगे। पहले तो डी निकाल लो। डी क्या है, छोटा सा विद्युत क्षेत्र इस एक अल्पांश के कारण से, तो के डी क्यू बाई आर, स्मॉल आर, और स्मॉल आर की वैल्यू r² प्लस x²। तो डी कॉस थीटा यहाँ से क्या निकालोगे बताओ, कॉस थीटा यहाँ से, भले मैंने पूरा डेरिवेशन ही कर दिया, ऐसी क्या बात करते हो तुम। कॉस थीटा के सामने वाला लंब, समकोण के सामने वाला कर्ण, दिस इज कॉल्ड आधार, लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण, x बटे r² प्लस x² की पावर आधा, और ये हो जाएगा KQ बटे r²। डी पता है, कॉस थीटा पता है, यहाँ पर रखेगा और समाकलन करेगा जीरो से पूरे का लेके Q। अब देखो इसको ऐसे कर लो, है ना, E लेके पूरे का निकालोगे, DE की वैल्यू रखोगे K DQ बटे r² प्लस x²। अबे अंडर रूट है और स्क्वायर है, कॉस थीटा x बटे r² प्लस x² की पावर आधा, ये खत्म है, आधा, एक और आधा, 1.5, K बाहर ले ले, x बाहर ले ले, r² प्लस x² की पावर 3/2 ले ले, और dq ले ले, जीरो से लेके q, dq ये पूरा कैपिटल Q हो जाएगा। तो E बराबर आ जाएगा KQ x बटे r² प्लस x² की पावर 3/2। ये डेरिवेशन ले, मैंने कर दिया डेरिवेशन। फील करिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलों, फील करिए इस चीज को। मजा ही नहीं आ रहा। सर क्या हुआ, हाथ पैर फूल गए? तुम लोगों के हाथ पैर फूले क्या इसमें? मुश्किल है भैया अपना जीना, ऐसे तो काम नहीं चलेगा यार। दूसरा देख लो भैया मास्टर, क्योंकि मैं तो तुम्हारे लिए भारी पढ़ रहा हूँ। थोड़ा हल्का वाला देख लो बेटा। बच्चा बोल रहा है सर बहुत बोरिंग लगने लगा, फिजिक्स बहुत हार्ड है। नहीं बेटा, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है।
ट्रस्ट मी 8 बेटा, ट्रस्ट मी बेटा, ट्रस्ट मी। तो ये हमने कर लिया। तो ई की अक्ष लिखूंगा, यहाँ केंद्र नहीं लिखूंगा, तो के क्यू एक्स बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर बेटा ये फॉर्मूला याद रह जाएगा, ये फॉर्मूला याद रह जाएगा, हाँ और ना, हाँ और ना। अगर x वैल्यू 0 है, अगर x की वैल्यू को 0 कर दूं, अर्थात केंद्र पर और केंद्र पर x की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू 0 रखोगे पूरा क्या हो जाएगा 0। और हमने क्या निकाला था, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0। क्लियर है? एक बार हाँ या ना। अच्छा, इसको मैंने मान लेते हैं कि इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है वो लैम्डा है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। तो देखिए लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, कुल आवेश q बटे लंबाई है 2 पाई r, तो q बराबर आ जाएगा लैम्डा इंटू 2 पाई r। एक काम करते हैं, कैपिटल Q की जगह ये रख देते हैं। तो कभी कभी अगर आपसे लैम्डा के पदों में पूछे तो k इंटू लैम्डा इंटू 2 पाई r इंटू एक्स बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, के की जगह रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 2 पाई आर इंटू एक्स। तो यहाँ से अक्ष के लिए निकल कर आएगा लैम्डा इंटू आर इंटू एक्स 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ला 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 ला। आया बेटा समझ में? फील करिए। अब एक नोट करके लिख लो, x का वह मान जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी, क्या है, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, प्लस माइनस r/√2। जेई मेन डायरेक्ट सवाल, नीट डायरेक्ट सवाल। बेटा जी ऐसे दो बिंदु यहां मिलेंगे, मेरे दो वैल्यू क्यों आई, क्योंकि बेटा जी अगर ये एक समान रूप से आवेश एक समान रूप से आर त्रिज्या वितरित भी है तो भी बेटा जी यहाँ से प्लस r/√2 पर और यहाँ से माइनस r/√2। माइनस इसलिए दिखा रहा है बस ऋणात्मक x अक्ष पर चले जाओ। यहाँ पर दो बिंदु ऐसे होंगे P1 और P2 जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। ये सवाल आपसे पूछ लेते हैं, इसलिए दो बिंदु में निकल के आते हैं। तुम पूछोगे ना सर दो क्यों आए प्लस और माइनस, क्योंकि इधर भी होगा तो इधर भी होगा, पीछे भी होगा। यार समझ में आया? उड़ गया तुम्हारे दिमाग के ऊपर से। तो जहर वहर खा लेना भैया तुम आज का, मास्टर ने पता नहीं क्या ही सिखा दिया। अच्छा ईमानदारी से बताना कितने बच्चों को सर r/√2 से ज़्यादा हुआ तो
तो कम हो जाएगा ना। मैंने क्या बोला, बच्चा बोल रहा है सर r/√2 से इधर निकाल लूँ तो मैं तो इस बिंदु पर निकालूंगा, इस बिंदु को मैंने S नाम दे दिया यहाँ पर, तो मैंने मना थोड़ी ना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकलेगी, लेकिन कम निकलेगी। फिर जो मैक्सिमम मिलती है वो यहाँ पर मिलती है, इससे बाद चला जा, इससे पहले चला जा, कम मिलेगी। अगर यहाँ पर तेरे को 100 न्यूटन प्रति कूलाम मिला तो यहाँ पर हो सकता है तेरे को 50 न्यूटन प्रति कूलाम मिले, और इससे ठीक पहले हो सकता है 30 न्यूटन प्रति कूलाम मिले, जो भी है, वॉट एवर इट यहाँ मैक्सिमम मिलेगी, ये पक्की बात है। फील लीजिए, फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स। हाँ भाई, क्लियर है बेटा? रिया, शिव, मुस्कान, पंकज, विकास, निकिता, शिवांश, साहिल, समीर, मोहन, विशाल, अजय, हर्ष, प्रियांशु भाई, क्या हाल चाल है? निकिता बेटा, क्या हाल है? आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। अब देखिए, बी हो गया, सी लिख लेते हैं। सी नहीं, एक ऐसी स्टार मार्क करके लिखते हैं, वलय का खंड। अब मैं आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला दे रहा हूं, वलय का खंड है ना। वलय का आपको एक टुकड़ा दे देंगे, रिंग का एक छोटा सा टुकड़ा दे देंगे। ऐसे मान के चल, एक समान रूप से इस पर आवेश वितरित है, यहाँ पर बिंदु P है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, हाँ या ना? तो बेटा जी मान लेते हैं कि ये जो पूरा एंगल है ना, ये अल्फा है, ये पूरा एंगल जो है वो अल्फा है, और ये बिंदु P है। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा ना, E का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 2k λ/r sin α/2। अगर ये याद रह जाए तो बोलो, 2k λ/r sin α/2। और लैम्डा क्या लिखोगे? एक बात बता, मान लेते इस पर आवेश है Q, तो लैम्डा क्या लिखोगे? सर आवेश प्रति एकांक लंबाई। अब ये चाप की लंबाई क्या होगी बता? चाप की लंबाई क्या होगी? त्रिज्या इंटू कोण, त्रिज्या r है, कोण अल्फा है। मामला सेट है। फील नहीं है। अगर ये धनावेश है तो दिशा किधर हो जाएगी? दूर की ओर, है ना। और यही ऋणावेश होती तो अंदर की ओर आती। कितने बच्चों को समझ में आया? ओ भाई, सवाल है इसके बाद? अरे हाँ या ना? एक काम कर, अभी तुरंत फील आएगा। तुम लोगों को वैसे फील नहीं आता ना, ऐसे समझ। ये अर्धवलय, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, आर त्रिज्या है ना। यह P बिंदु है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, तो तुम सबसे पहले क्या ढूंढोगे? अल्फा कितना है? तुमने क्या बोला कि सर इस सिरे को और इस सिरे को यहाँ पर मिलाइए, जो कोण अंतरित होगा वही कोण तो है अल्फा। इस सिरे को यहाँ पर मिलाइए, जो कोण अंतरित होगा वही तो है अल्फा। अल्फा पाई बना। तो देख, E जो आएगा 2k लैम्डा, अभी लैम्डा मैं निकाल दूंगा, 2k लैम्डा है ना। इस पर आवेश मान लेते हैं Q है, 2k लैम्डा बाई त्रिज्या है R, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है? पाई, साइन पाई बाई 2 कितना होता है? 1,
अब साइन 90 है ना, तो ई बराबर कितना आ जाएगा 2k लेमडा बाई आर। अब लेमडा कितना है, लेमडा कितना है, लेमडा कुल आवेश प्रति एकांक लंबाई, पूरा वृत्त की परिधि 2 पाई आर, आधी वृत्त की परिधि पाई आर। अगेन वही आर आर, अल्फा की जगह पाई, अल्फा की जगह पाई। बोल बोल। अब इसको और सॉल्व कर ले, इसको और सॉल्व कर ले। कैसे करेगा, ई बराबर क्या निकल के आया 2k लेमडा बाई आर, और लेमडा क्या निकल के आया क्यू बटे पाई आर। लेमडा की वैल्यू रख दे 2k। अगर लेमडा के पदों में छोड़ना है तो ये भी सही है। तुम बोलो नहीं नहीं सर लेमडा को मारो गोली, लेमडा को मारो गोली, तो 2k क्यू बटे पाई आर इंटू आर। अब देख k की वैल्यू क्या है 2q, k की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, बच्चा क्या डरता है, q बटे 2 पाई स्क्वायर, q बटे 2 एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ये आंसर है। बच्चों को लगता है हे भगवान, बच्चों को लगता है हे भगवान, अरे मोरी मैया जे का देख लियो मैंने, ऐसे भी कोई आंसर होते हैं क्या भला, होते हैं, ये तेरे सामने है। अच्छा इसकी दिशा कैसे निकालेगा, अभी अभी बताया कि अगर ये धनावेश है तो ठीक तो दूर की तरफ बना देना और केंद्र से दूर चले जाना। ये दिशा है विद्युत क्षेत्र की, ठीक मध्य में बनाना, बिल्कुल मध्य में। अच्छा सर हमको गुमराह करते हो। अच्छा मास्टर इधर आ, ये वाला सवाल का जवाब दे देगा क्या मास्टर। ओ मास्टर, मैंने कहा बेटा पूछो। हाँ मैंने बोला यह है O, यह है तेरी चाप, ये ऋणावेश है, ये ऋणावेश है, और ये पूरा 90 है। तो इसका अर्धक कितना है, अर्धक 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 ये है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो ठीक अर्धक अंदर की तरफ आ जाएगी क्योंकि ऋणात्मक है। अबे ऋणात्मक है ना भाई, तो अंदर की ओर बना देगा। ये हो गया लेमडा। अल्फा कितना है, अल्फा अल्फा कितना है सर, इस सिरे को मिलाओ, इस सिरे को मिलाओ, अल्फा बताओ सर। अल्फा पाई बाई 2, नालायक। इस पर आवेश Q है, रेखीय आवेश घनत्व लेमडा है, तो E बराबर 2k लेमडा बाय आर। त्रिज्या हमने R मान ली, 2k लेमडा बाय आर साइन अल्फा, अल्फा बाई 2, तो E बराबर 2k लेमडा बाय आर साइन पाई बाई 4, साइन 45 1/√2। देख मैं सॉल्व करता जा रहा हूँ स्पीड। 2k लेमडा बाई आर 1/√2, साइन 45 है ना भाई। k की वैल्यू सॉरी लेमडा की वैल्यू, आवेश आवेश कितना है q, प्रति एकांक लंबाई। अब सोच पूरी वृत्त की परिधि 2 पाई आर, आधी पाई आर, पूरी 2 पाई आर, तो 1/4 की 2 पाई आर बाई 4, तो पाई आर बाई 2, तो 2q बाई पाई आर। लेमडा की वैल्यू रख दो 2q बाई पाई आर आर 1/√2। तो E बराबर 2√2। अब नालायक ऊपर 2 है, ये भी 2 है, तो 2√2k बाई पाई आर स्क्वायर। k की वैल्यू डाल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर 1/4 पाई, पाई स्क्वायर हो जाएगा 4 है तो 2 है 1/√2 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट q। दिस इज द आंसर।
दिशा भी बता दी मैंने दिशा भी बता दी, ठीक मध्य में आ जाएगा, ठीक मध्य में आ जाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना, सवाल ही सवाल है बस, अब खत्म हो गया चीज़ें। फील आया क्या? कितने बच्चे ऐसे हैं? एक बच्चा बोल रहा है कि सर ऐसी भी तो स्थिति हो सकती है कि वलय के केंद्र पर ना होकर केंद्र से कुछ दूरी पर हो लेकिन वलय के मध्य में हो। बेटा तू सोच के आना, बच्चे का सवाल ये है, बच्चे का सवाल ये है ना कि सर ये जो वलय है ना, आप यहां भी मत पूछो, आप केंद्र पर भी रहने दो, आप तो यहां पर कोई बिंदु पकड़ लो, बिंदु P, ये स्मॉल r ले लो, ये कैपिटल R ले लो। बेटा इसका डेरिवेशन है, मना नहीं कर रहा हूं, होगा नहीं ये सवाल, सोच के आना, है ना, सोच के आना, एंगल वेंगल से होंगे ये सवाल, पर इतना पूछते नहीं है तेरे से। अगर खुद से करना चाहे तो यही सवाल है, मैं समझ गया तेरा। एक समान रूप से आवेश वितरित, पूरा डेरिवेशन करने से तो बेटा जी कोई सेंस है नहीं, बहुत तगड़ा डेरिवेशन चला जाएगा, सोचना। अगर फिर भी नहीं आए तो बता देना मेरे को, कभी बैठ के फुर्सत में सॉल्व करेंगे, है ना। सवाल यही है ना तेरा, है ना बेटा समीर? अच्छा कितने बच्चों को लगता है सर यहां तो 0 ही होगा ना? जीरो नहीं ना होगा, सिमेट्री नहीं है ना। देखिए हमारे सिलेबस में जो है वो सम्मिति के लिए है, सिमेट्री है बेसिकली, इसलिए सिमेट्री है। अदरवाइज ऐसे तो कोई भी पॉइंट पूछ लेंगे, कैलकुलेशन बढ़ेगी अननेसेसरली, इसलिए नहीं है सिलेबस में। फिर भी अगर तेरा मन है तो बिंदास निकाल सकता है, मैंने बोल दिया यहाँ से r दूरी पर, क्लियर है। छोटे से अल्पांश लीजिए, एक के कारण से निकालिए, इंटीग्रेशन करिए और चीज़ें सॉल्व करिए, सोचना बैठ के, ठीक है। चलिए सवाल प्रश्न नंबर कर लोगे? कितने बच्चों को लगता है इस सवाल का आंसर हम दे देंगे? चलिए सवाल दीजिए, आंसर कीजिए सवाल। विद्युत क्षेत्र तीव्रता E की गणना कीजिए जो इलेक्ट्रॉन के भार को संतुलित के लिए ठीक पर्याप्त है। यदि यह विद्युत क्षेत्र पहले के नीचे स्थित दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न होता है तो उनके मध्य दूरी यस। देख बेटा बहुत सिंपल सवाल है, तुझे डरा रही है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता E की गणना कीजिए जो इलेक्ट्रॉन के भार को, एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका नीचे की तरफ वेट हो जाएगा mg। अब ये इलेक्ट्रॉन को रोकना है हवा में तो कोई ऊपर की तरफ बल चाहिए। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, अगर ऋणावेशित कण है तो अगर ऊपर की तरफ बल लगाना है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे ही होनी चाहिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे ही होनी चाहिए, क्योंकि एक विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर नीचे है और उसमें अगर कोई ऋणावेशित कण है तो उसके ऊपर एक ऊपर की तरफ बल लगेगा और वो लगेगा QE। दिशा मैंने दिखा दी, तो अब मैं केवल परिमाण लिख रहा हूँ। और चूंकि संतुलन की अवस्था है, ऐसा मैं नहीं, ऐसा सवाल बोला है, तो सीधी सी बात है, QE बराबर mg, QE बराबर mg, E बराबर
mg/q। सब कुछ सब आता है। इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। जी की वैल्यू ले लीजिए 9.8 बाय इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये विद्युत क्षेत्र है तो न्यूटन पर कूलाम में आ जाएगा। अब बेटा इसको सॉल्व तो मैं करूँगा नहीं, 5.57 है ना, न्यूटन पर कूलाम आ जाए या वोल्ट पर मीटर आ जाए, आप वोल्ट पर मीटर करके लिख लो। 5.57 इंटू 10⁻11 वोल्ट पर मीटर। यहाँ तक सवाल समझ। अब बोला है कि यदि यह विद्युत क्षेत्र जो आपने निकाला है पहले के नीचे स्थित दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न होता है। अब पता है सिचुएशन क्या है, मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर ए वाला इलेक्ट्रॉन है, दोनों के मध्य दूरी r है। यदि ये बोला है यदि यह विद्युत क्षेत्र पहले के नीचे स्थित दूसरे इलेक्ट्रॉन के द्वारा इसके द्वारा उत्पन्न हो रहा है तो उनके मध्य की दूरी, अब दोनों के मध्य की दूरी E बराबर क्या होता है, किसी भी एक आवेश के कारण से निकालोगे KQ/r², Q की जगह E है तो KE/r², r² बराबर KE/E, r बराबर √KE/E। आपको K पता है, E पता है, तो K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, E की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली 5.57 इंटू 10⁻11 विच इज़ लगभग 5 मीटर। सॉल्व कर लेना भाई, मैं नहीं बताऊंगा सब कुछ। अब आपके लिए सवाल है बहुत सारे। इसमें सवाल में फील आया तो ये वाला सवाल करिएगा, प्रश्न नंबर 2 करके आना घर से। सवाल नंबर 2, ये दोनों हैं सवाल हैं, आंसर लिख देता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो। इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर जो आएगा 4KQ/5 आएगा, 4KQ/3 आएगा, और इसका 4KQ/5 आएगा। सॉल्व करके आना दोनों के कारण से। अगला सवाल ये होमवर्क में लिख लीजिए। सवाल क्या है थोड़ा सा सोचिएगा। त्रिज्या कैपिटल R और कुल आवेश कैपिटल Q वाले एक ठोस गोले पर आवेश घनत्व दे रखा है, और देखिए मैंने बोला था ना रो मान लीजिए, इसको P की जगह रो भी मानेगा तो भी चल जाएगा। आवेश ठोस गोला है ना, ठोस गोला है तो आयतन में आवेश है, ठोस गोला है तो आयतन में आवेश है, ठीक है। कुछ अलग के बारे में बोला नहीं है, कोई बात नहीं है। काम करिए, ये वितरण है, ये दे रखा है। गोले के केंद्र से r1 दूरी पर गोले के अंदर एक बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा। अच्छा ये होगा नहीं अभी, कारण है अभी मैंने गाउस का नियम नहीं पढ़ाया, गाउस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ का है, ठीक है। इसको रख दो, है ना। ये वाला तो हो गया होगा, ये वाला तो अभी करवाया है मैंने। चलिए आंसर बताइए इसका। प्रश्न नंबर 4 जेई मेन 2019 ±r/√2। खत्म हो गया सवाल। और ये दे रहा हूं मैं आपको होमवर्क। कितने सवाल, 1 2 3 4 5 6, ये सारे सवाल होमवर्क हैं। करके आइएगा, सारे सवालों को मिल जाएंगे आपको, पीपीटी शेयर हो जाएगी आपके साथ। अब मुझे बताओ कैसा लगा। सवालों की प्रैक्टिस करिए। आपको डीएसए नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, मैंने सवाल वैसे दे दिए। कोशिश करना बाबू इस सवाल को करने की, ठीक है, ठीक है। चलो तो आएगा मज़ा जब मिल बैठेंगे दिमाग वाले बच्चे। ठीक है बच्चों, तो अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और जुड़े रहना हमारे साथ, आपके अपने सौरभ सर के साथ, आपके अपने रैंक प्लस के साथ। बाय बाय, धन्यवाद।